हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का गणित, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। तो आज की इस वीडियो पार्ट 22 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को आगे के तरफ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के बेसिक में ही पढ़ेंगे हम लोग उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट तथा अधिसमुच्चय सुपरसेट। तो इनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एकल समुच्चय भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट तथा अधिसमुच्चय सुपरसेट का डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, यानी कि परिभाषा। उसके बाद हम लोग एकल समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए परिभाषा है, मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय है। यदि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए नॉट इक्वल टू बी है तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ए और बी दो समुच्चय है और यहाँ पर ए जो है बी का उपसमुच्चय है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि ए नॉट इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी समान समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है तथा बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस बात को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और इस एग्जाम्पल के मदद से हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक सेट है बी जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और इसी सेट के अवयव से एक सेट बनाया गया है ए जिसके अवयव हैं 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये जो है ए, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक जो है इसमें है, दो भी इसमें है और तीन भी इस सेट में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए के सारे अवयव बी में है लेकिन बी के सारे अवयव ए में नहीं है। तो इस स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ए और बी बराबर नहीं है। क्या है कि ए और बी बराबर समुच्चय नहीं है। तो ये ए जो है, ये ए बी का उपसमुच्चय है। कौन सा उपसमुच्चय? तो उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, तो हम लोग इसे कहेंगे कि सेट ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और इस स्थिति में बी जो होता है अधिसमुच्चय होता है, यानी कि बी बड़ा समुच्चय होता है। ठीक है, और बड़ा समुच्चय ही अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक सेट हम इसी के अवयव को लेकर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये P एक सेट है, इसमें से हमने ले लिया 1 और 2। तो ये P जो है इस सेट का उचित उपसमुच्चय है। उचित क्यों है? क्योंकि इसमें दो ही अवयव है, इसमें 4 अवयव है। इसी के दो अवयव से ये समुच्चय बनाया गया है। तो P जो है उपसमुच्चय है B का। इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि P जो है उचित उपसमुच्चय है B का। ठीक है, और B जो है P का अधिसमुच्चय है। अधिसमुच्चय यानी कि सुपर सेट। सुपर सेट कौन है? तो B है, जिसमें सभी अवयव हैं या जिसमें से सभी अवयव लेकर बनाया गया है, उसी अवयव को सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए B से ही अवयव लेकर के P बनाया गया है। तो P का सुपर सेट कौन है? तो B है, जिसमें सारे अवयव होंगे
या जो बड़ा समुच्चय होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे, यानी अधिसमुच्चय कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, अधिसमुच्चय। ठीक है, तो अगला एक और सेट बनाते हैं, देखिएगा, इससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्यू एक सेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर बी के अवयव ले लेते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है, इसमें से सारे अवयव हमने क्यू में ले लिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये तो उचित बात नहीं है कि आपने ये सारे के सारे अवयव इसमें रख लिया, तो ये उचित बात नहीं है, यानी कि ये क्यू जो है बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि ए बराबर बी नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर बी बराबर क्यू है। बी बराबर क्या है, क्यू है, क्योंकि बी के सभी अवयव क्यू में है और क्यू के सभी अवयव बी में है। तो ये बी बराबर क्यू है, तो उचित उपसमुच्चय इसे नहीं कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन उचित उपसमुच्चय किसे कहेंगे, जिसमें अवयव इसके अवयवों से कम हो। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उचित उपसमुच्चय कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, और अधिसमुच्चय भी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अधिसमुच्चय यानी कि जो सबसे बड़ा सेट होता है उसी को अधिसमुच्चय कहते हैं। यहाँ देखिए, ए में 3 अवयव हैं जो कि इसी के अवयव से बनाए गए हैं। तो ए के अधिसमुच्चय कौन है, तो बी है। ठीक है, पी का अधिसमुच्चय कौन है, तो बी है। ठीक है, तो क्यू का अधिसमुच्चय बी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि इस क्यू में भी इसी के सारे अवयव हैं। ठीक है, जबकि ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये समान समुच्चय हो जाएंगे, इसमें से कोई भी अधिसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो बराबर समुच्चय हो जाएंगे, यानी समान समुच्चय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आप अधिसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय समझ पाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एकल समुच्चय। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगलटन सेट। क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट। देखिए इसका परिभाषा है कि एकल समुच्चय किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर एकल से ही पता चलता है कि जिस समुच्चय में केवल एक अवयव है, कितने अवयव, तो केवल एक अवयव हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, सिंगलटन सेट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सेट है जिसमें एक अवयव है 2। तो यह समुच्चय जो है, मान लीजिए इसका नाम ए भी दे सकते हैं आप, बी दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसे। तो इस सेट में कितने अवयव हैं, तो एक अवयव है। एक अवयव है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से एक सेट मान लीजिए बी है जिसमें एक अवयव है 3। ठीक है, तो यह भी कौन सा समुच्चय कहलाएगा, तो एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक सेट सी है जिसमें एक अवयव है जिसका नाम शून्य है, तो यह भी एकल समुच्चय है, क्योंकि इसमें एक अवयव है जो कि शून्य है। ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, तो एक अवयव है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, शून्य है, तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एकल समुच्चय यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, एक और आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया है तो। मान लीजिए डी सेट है जिसमें एक अवयव है स्मॉल ए, यानी कि इसमें कितने अवयव हैं, तो एक है, तो ये है एकल समुच्चय। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको एकल समुच्चय भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।